रॉयल संस्थान के निदेशक और बहुत लंबे समय से मित्रता निभा रहे आप सबके चहेते आदरणीय गिरधारी जी, डीन सीटीआई प्रोफेसर सिंह साहब, रॉयल संस्थान के संरक्षक के नाते और इसकी स्थापना से ही इस संस्थान से जुड़े हुए आदरणीय मगनजी जोशी खान साहब, जो उपस्थित परिजन हैं वे, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित और बहुत जोर से तालियां बजा रहे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो गिरधारी जी का आभार, मगन जी का आभार कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया। सामान्यतः पंजाब के लिए पहले ये कहावत चलती थी कि देयर इज़ ओनली एग्रीकल्चर नो कल्चर, यानी पंजाब में खेती तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी कि वहाँ केवल खेती है, वहाँ कोई कल्चर जैसा कुछ है नहीं, बस ज़्यादा भांगड़ा कर लो ये हो गया। और राजस्थान के लिए उसे उल्टा कहते थे कि देयर इज़ ओनली कल्चर नॉट एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे यहाँ पानी था नहीं। लेकिन इस समय खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी है और कल्चर भी है, और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जिस परिसर में हम बैठे हैं वहाँ एग्रीकल्चर की बात भी हो रही है और कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है। तो एक सुंदर संयोजन, जैसा राजस्थान ने अपने आप को स्थापित किया है वैसा ही रॉयल संस्थान भी कर रहा है। जहाँ तक प्रेरणा की बात है कि किस तरह से हम अपने उद्देश्यों को, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं जीवन में, आप जिधर भी दृष्टि डालेंगे तो उधर ही आपको ऐसी प्रेरणाएं मिलेगी। और मुझे लगता है कि और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यदि गिरधारी जी के व्यक्तित्व की स्टडी करेंगे, एक बहुत छोटी सी जगह से आए, नागौर से इतना दूर चलकर उदयपुर आ गए, जीरो से शुरू करी, और किस तरह से लगन, परिश्रम और परिणाम सापेक्ष और मूल्य आधारित व्यवस्था, इन्होंने अपनी जो नीति, जो सिद्धांत और जो गोल तय किए कि मुझे केवल व्यवसाय नहीं करना है, शिक्षा जो है केवल अर्थ अर्जन का, धन कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, स्कूल से माध्यम से एक सेवा भी की जा सकती है समाज और राष्ट्र की। तो वो ध्येय यदि आपके साथ में है तो इतना बड़ा परिसर आपके पास में हो जाता है, इतनी बड़ी संख्या। मुझे लगता नहीं कि राजस्थान का ऐसा कोई भी जिला, ऐसा कोई भी तहसील हेडक्वार्टर होगा कि जहाँ का कोई बच्चा यहाँ पर नहीं होगा। मैं अभी जब बैठा था, बालोतरा का परिचय हो रहा था, मैंने पूछा कौन सा गांव है कि नवतला, मैंने कहा मेरा गांव लापुंजड़ा है, उन्होंने बताया आपके गांव का भी बच्चा यहाँ सामने बैठा है। तो इतना बड़ा जो है स्थान शिक्षा के क्षेत्र में, कोचिंग के क्षेत्र में प्राप्त करना, और एक छोटी जगह से, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी उनका होगा, तो सामान्य परिवार से और छोटी जगह से आकर इतना मुकाम हासिल करना, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हमें गिरधारी जी के व्यक्तित्व से भी मिल जाती है। मैं सरकारी विद्यालय से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से, सारा सरकारी सिस्टम से पढ़ाई करी। छठी में आकर ABCD सीखी, ठीक है। उसके बाद उदयपुर आ गया 12th करके, यहाँ से कॉलेज एजुकेशन MA किया, नेट स्लेट JRF वो सारा हुआ। फिर कॉलेज एजुकेशन में MA करती 2005 में मैंने MA किया, 2006 में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी थी, उसको क्लियर करके 2007 में कॉलेज लेक्चरर हो गया। मीरा गर्ल्स में नौकरी करी, फिर मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में नौकरी की। मूलतः पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, और थोड़े समय पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़ इस नाम से डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और आपके बीच में आज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, और एग्रीकल्चर के बारे में बात करने के लिए खड़ा हो सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक मोटिवेशन जो है मेरा खुद का व्यक्तित्व भी हो सकता है कि आदमी छोटे गांव से आता है, क्या बैकग्राउंड है, छठी से ABCD शुरू करता है, सरकारी सिस्टम से पढ़ता है, कॉलेज एजुकेशन में आ गया, सुखड़िया विश्वविद्यालय में आ गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय में किसी और सब्जेक्ट में चला गया, और आज आपके सामने इतनी बड़ी संख्या में किसी और विषय पर बात करने के लिए खड़ा हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम यदि करना चाहें, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, और उस लक्ष्य आधारित जो टारगेट हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम यदि प्रयास करें, तो ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम हमारे परिणाम को प्राप्त नहीं कर सके, हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। बहुत बार हम ये होता है कि भीड़ से घबरा जाते हैं, या बहुत बार
अपेक्षाओं का दबाव ऐसा रहता है कि घर बहुत सामान्य परिवार के भी हो सकते हैं, हम में से बहुत लोग जिनके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से आपके रहने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा उठाया होगा, तो एक परिवार की अपेक्षाएं होती है, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं होती है, आसपास के लोगों को हम सफल होते हुए देखते हैं, तो उसके बाद हम कहीं न कहीं प्रेशर फील करते हैं कि हमारा यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, वो क्या होगा, तो उसमें घबरा जाते हैं। या तो हम मैदान छोड़ जाते हैं, या फिर जैसा आप सब लोग अखबार में पढ़ते भी है कि कोटा में किस तरह से जो है आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है, बच्चे कोचिंग करने के लिए आते हैं मेडिकल की और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो मेरा कहने का आग्रह ये है कि इन सारी चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना 100% ईमानदारी से कीजिए और उसके बाद परिणाम आपके अनुकूल आए तब भी ठीक है, और नहीं आता है तब भी दुनिया बहुत बड़ी है, इसको बहुत बड़ा है, आपके लिए करने को कोई न कोई काम होगा। जीवन इतना कठिन नहीं है कि आप उसको समाप्त कर दें या जीवन से भाग जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। खुद पर विश्वास करना है। आपके आसपास में बहुत सारी प्रेरक कहानियां जो है वो आपको दिखेगी। भारत के इतिहास पर आप यदि दृष्टि डालेंगे तो खुद भारत हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि किस तरह से कौटिल्य ने एक सामान्य सी स्थिति में आकर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली। किस तरह से प्राचीन भारत ने पूरी दुनिया के लोगों को विज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। हमारे यहाँ नालंदा हुआ, हमारे यहाँ तक्षशिला हुआ, हमारे यहाँ विक्रमशिला हुआ, तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र जो है वो हमने हमारे यहाँ पर स्थापित करवा लिया। फिर यदि आप आगे बढ़ेंगे, आधुनिक काल में जाएंगे, विवेकानंद का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। किस तरह से पूरे भारत को और हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को बहुत पिछड़ा माना लिया जाता था कि भाई यहाँ तो कुछ है नहीं, वेद कुछ नहीं है, पुराण कुछ नहीं है, महाभारत रामायण कुछ भी नहीं है, यहाँ ज्ञान विज्ञान की कोई प्रगति होना संभव नहीं है। लेकिन जब 1893 में विवेकानंद के पास तो पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने प्रबंध किया होगा, किराए का, टिकट की व्यवस्था भी की होगी। इच्छा शक्ति थी कि मुझे वहाँ जाना है, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है शिकागो में, और वहाँ जाकर अपने देश के बारे में और हिंदुत्व के बारे में बात करनी है। और उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ में, और जिस मैं कहूँगा कि एक आत्मिक और जो है ना भावनात्मक संबंध बनाते हुए देश और संस्कृति के साथ में अपनी जो बात रखी, और उसके बाद किस तरह से उनका पूरे दुनिया में नाम हुआ, भारत का नाम हुआ, हिंदुत्व का नाम हुआ, महीनों तक उनके वहाँ व्याख्यान होते रहे। तो इस विपरीत हालात में जाकर भी उन्होंने जो है ना आपदा को अवसर में बदला, और आज दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विवेकानंद के विचारों से और विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रेरित नहीं होता हो। स्वाधीनता संघर्ष भारत का जो रहा बहुत अनुपम था। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कहते थे कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन भारत की भूमि ऐसी थी कि जिसने जो संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा और भारत स्वाधीन हुए। महात्मा गांधी जब धोती पहनते थे, चप्पल पहनते थे, कुर्ता नहीं रखते थे, बकरी का दूध पीते थे, तो उन सब की ये जो चीज़ें थी वो प्रतीकात्मक थी। वो ब्रिटिश साम्राज्य को एक संदेश देना चाहते थे कि भाई आप जिसको राजनीतिक रूप से जीत कर बैठे हो, भारत की जो संस्कृति है वह संस्कृति इतनी विराट है, इतनी विशाल है कि आप उसको हरा नहीं सकते। और जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के सम्राट ने अपने पैलेस में आमंत्रित किया, तो वहाँ भी उन्होंने भोजन के अंदर बकरी का दूध मंगवाया, और उनके लिए बकरी के दूध की व्यवस्था लंदन के राजमहल में हुई। तो ये इस बात का प्रतीक था कि भारत की आवाज़ को, भारत की संस्कृति को दबा नहीं सकते। जो मैं अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ, इन 200 सालों के अंदर अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर राज किया, कितना धन लूट के गए होंगे। अभी एक स्टडी आई, वो कहती है 370 लाख करोड़ रुपए। कितने? 370 लाख करोड़। आप लोग बैठेंगे, मुझे लगता है कि जीरो की हिसाब नहीं होगा कि कितने जीरो उसके पीछे लगता है, लेकिन वो धन होता है आज के भारत की और आज के ब्रिटेन की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का 17 गुना। इतना धन 200 सालों में अंग्रेजों ने हमसे लूटा है। उसके बावजूद आप यदि 70-75 साल की आज़ादी के भारत की यात्रा का मूल्यांकन करें, तो जीवन का क्षेत्र, समाज के क्षेत्र का ऐसा कोई भी
जो है एरिया नहीं है कि जहां पर भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल नहीं की है। अभी आप सब लोगों ने चंद्रयान 3 तो देखा होगा, मुझे लगता है गिरधारी जी ने लाइव भी करवाया होगा। तो ऐसा कोई कृषि भी बहुत पिछड़े थे हम। आज़ादी के बाद हम खाद्यान्न के लिए बहुत लाले पड़ रहे थे, खाने का अनाज हमारे पास नहीं था। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो उस युद्ध के समय भारत अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं मंगाया करता था। अमेरिका में गेहूं बहुत पैदा होते थे, वो गेहूं सड़ रहा था, वो समुद्र में फेंक रहे थे। तो अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई ये सड़े हुए गेहूं से हमारे यहाँ समुद्री जीव को नुकसान हो जाएगा, मछलियाँ मर जाएगी, इसलिए ये गेहूं आप समुद्र में नहीं फेंक सकते। भारत ने कहा आप वो गेहूं हमें भेजिए, हमारे यहाँ के लोग खाएंगे, हम नहीं मरेंगे। लेकिन जब युद्ध हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने भारत को ये धमकी दी कि आप यदि पाकिस्तान के साथ में युद्ध नहीं रोकेंगे तो ये जो गेहूं हम आपको भेज रहे हैं वो गेहूं आपको नहीं भेजेंगे, आप भूखे मर जाएंगे। तब देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने देश की जनता से ये आह्वान किया, ये आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि सप्ताह का एक दिन का आप उपवास करें। इसलिए नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कोई धार्मिक फ़ायदा होगा या पुण्य मिलेगा, बल्कि इसलिए कि एक दिन आप व्रत करेंगे तो उससे कुछ अनाज को हम बचाव कर सकेंगे, तो भूखे लोगों का पेट भर सकेंगे। ऐसी स्थिति थी। और फिर उन्होंने देश के वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि भाई कुछ करिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जवानों की जय कि उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध को जीता। और फिर किसानों ने हरित क्रांति के बारे में आप जानते होंगे, वो एक बड़ी क्रांति हुई और उसके कारण इतना आज जो है दुनिया में जो खाद्यान्न है उस खाद्यान्न का 1/4 25% से ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। तो खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र है नहीं कि जहाँ पर हमें प्रगति की, विकास की और उपलब्धियों की जो है आकांक्षा नहीं हो और उसके अनुकूल वातावरण हमारे यहाँ नहीं हो। हमारा धर्म जो है आर्थिक क्षेत्र में भी धर्म और धन, इन दो के बीच में किसी तरह का विरोधाभास भारत में नहीं है। पूरा यूरोप क्रिश्चियनिटी में, ईसाई में, बाइबल में ये लिखा है कि धनवान व्यक्ति जो है उसका स्वर्ग में जाना उतना ही कठिन है जितना कि सुई के छेद में से ऊंट का निकलना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि भाई आप धनवान व्यक्ति जो है वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो धन की देवी की हम पूजा करते हैं कि नहीं? लक्ष्मी जी को धन की देवी मानते हैं। दीपावली और आपको धनतेरस का हम त्यौहार मनाते हैं। और हमारे जो पुरुषार्थ है उन पुरुषार्थ में भी जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी जीवन के उद्देश्यों में अर्थ अर्जन यानी व्यक्तिगत उपलब्धियों को हासिल करना और साथ में उन व्यक्तिगत उपलब्धियों को देश और समाज के लिए लगाना, ये हमारे पुरुषार्थ में शामिल है। और उसमें आपको जो है ना निरंकुश नहीं होना है। तो क्या किया हुआ है? उसका क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी धर्म और मोक्ष से बांध दिया है अर्थ और काम को, ताकि आप नियंत्रित रूप से करें। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत की जो जिजीविषा है, भारत की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है, वह परंपरा भी हमें प्रेरित करता है कि हम व्यक्तिगत जीवन में अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करें। यही विज्ञान के साथ भी जुड़ी हुई चीज़ है। जो चंद्रयान 3 अभी हमने लॉन्च किया और सफलतापूर्वक किया, तो ये केवल एक दिन की, कुछ सालों की प्रयास और जो है उसका परिणाम नहीं है। भारत की मूल चेतना जो है वो विज्ञान आधारित है। आप देखिए कि यूरोप के अंदर गैलीलियो, कोपरनिकस, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो पढ़ते होंगे, गैलीलियो को क्यों मरना पड़ा, कोपरनिकस को क्यों मरना पड़ा? उनका अपराध ये था कि जो बाइबल है, बाइबल ये नहीं मानती थी कि पृथ्वी गोल है, लेकिन गैलीलियो और कोपरनिकस ने इस सत्य को उद्घाटित किया कि पृथ्वी क्या है? गोल है, तो उनको मरना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है? कोई से भी भाषा में आप यदि जाएंगे तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है भूगोल। भूगोल का मतलब ही क्या होता है? पृथ्वी गोल है। तो चाहे आप राजस्थानी में बोलेंगे कि बिहार जाएंगे कि उड़ीसा में जाएंगे, किसी में भी यहाँ तो भूगोल बोलेंगे या खगोल बोलेंगे, यानी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो चिंतन परंपरा है, वह भी धर्म केंद्रित भी है
अर्थ केंद्रित भी है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आह्वान और आग्रह यह है कि जो परंपरा, जो संस्कृति और जो धार्मिक मूल्य हमारे हैं, उस मूल्यों को स्वीकार करते हुए आप सब लोग, विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः कहते हैं कि वो कल के नागरिक हैं, लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है कि आप कल के नहीं बल्कि आज के नागरिक हैं और आगे वाले आने वाले कल के देश के साइंटिस्ट हैं, है ना। अभी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब दुनिया में भारत का क्या मुकाम होगा, भारत का कौन सा स्थान होगा। मैं समझता हूँ कि 2047 में भारत कैसा होगा, उसका परिणाम आप सब लोग हैं कि भारत का युवा कैसा है। जब हर देश के अंदर एक पॉपुलेशन डिविडेंड आता है, जब देश की यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या कम होती है, अब जो है ना पॉपुलेशन डिविडेंड भारत के लिए फेवरेबल है। हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा लोग जो है वो क्या है, युवा है। तो 2047 का भारत इस बात पर निर्भर करता है कि देश का युवा कैसा है, और 2047 की दुनिया इस बात पर निर्भर करती है कि 2047 का भारत कैसा होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी केवल अर्थ अर्जन करके अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में, जीवन मूल्यों के अंदर ये चीज़ समाहित है कि आप जो कमाते हैं वो समाज और राष्ट्र का उसके साथ में हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो जो बच्चा अभी कह रहा था यूरिया के बारे में, खाद और किस तरह से जीवन का हिस्सा हो जाएगी दवाइयाँ, तो आप सब इस बात के लिए प्रयास करें कि एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आवश्यकता हमेशा जीवंत रूप से बनी रहेगी, क्योंकि 140 करोड़ का जो हमारा देश है, यदि देश खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर नहीं है तो आप कितने ही उन्नत हथियार बना लें, आप चांद पर पहुंच जाएं, आप मंगल पर पहुंच जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। दुनिया में जिस मुकाम के आप हकदार हैं वो मुकाम आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो तभी किया जाएगा जब आप खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन अब एक और दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है कि हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी होना है, लेकिन बिना इस तरह के रासायनिक खादों के और यूरिया के प्रयोग के। तो आप सबको ये शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सफल तो हो, लेकिन साथ में ये उद्देश्य भी रखें कि हमें किस तरह से नए आविष्कार करना है, किस तरह का नया काम करना है कि जिस काम के माध्यम से देश और समाज को कुछ आप दे सकें। जो कर्तव्य भावना है ना, हम लोग सब अवेयर रहते हैं कि सरकार से हमें क्या मिलना चाहिए, सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इस देने की भावना के स्थान पर हमें जो है सरकार के लिए, समाज के लिए कुछ करने का बोध, जो कर्तव्य बोध है, उस बोध को भी अपने मन में जीवित रखना चाहिए। आप सब लोग पूरे राजस्थान से यहाँ पर आए, मैं समझ सकता हूँ कि 12th में 11th में घर छोड़ना, परिवार छोड़कर बाहर रहना कितना मुश्किल होता है। केवल आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी घर परिवार की याद आती है, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब आप हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं तो अब जो है पीछे मुड़ना या रुकने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट, आकाश भी कोई लिमिट आपकी नहीं है। एक गाना है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। बस आप सब लोग यदि नेक इरादे से और 100% देने की मानसिकता से यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ कि रॉयल संस्थान भी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर आपके लक्ष्य पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। इतना सुंदर कार्यक्रम में मुझे बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। कल्चरल कार्यक्रम हो रहा है, प्रोफेसर सिंह साहब को बोलना है, मगन जी का जो है मार्गदर्शन होगा। तो ऐसे में, और मैं ये भी जानता हूँ इतनी साइकोलॉजी पढ़ी है कि आप जितना लंबा बोलोगे आपके भाषण खत्म होने के बाद उतनी कम तालियां बजेगी। तो ऐसा जोखिम लिए बिना आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माँ की जय।